जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो हमारी जीएस की बुक है उस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारी बुक है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, चैप्टर वाइज बुक है और जिसका मैं साइंस का जो सेगमेंट है उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और साइंस में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। केमिस्ट्री की ये आज हमारी लास्ट क्लास रहेगी। ये वो क्वेश्चन है जो हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस को मैं सोल्व करवा रहा हूँ। और ये जो बुक है इसके अंदर जितना भी जीएस का पोर्शन होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सब को जो है लिया गया है और उन सब क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आने वाले जो एग्जाम है उनके अंदर आप अच्छे से इन चीज़ों को कर सकें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को और देखते हैं आज हमारी इस बुक में क्या कुछ है। 5th एडिशन ये आपका है, मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको खरीद सकते हैं। आपके लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा ये सेशन भी और ये बुक भी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। केमिस्ट्री से पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा केमिकल रिएक्शन से टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो होती हैं वहां से जो है आपका क्वेश्चन लिया गया है। केमिकल रिएक्शन आपने सुनी होंगी, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। मेनली 4 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हम संयोजन कहते हैं। एक होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन कंपोजिशन रिएक्शन। और एक होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लेसमेंट। और एक होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है आपकी मेनली 4 प्रकार की जो है रिएक्शन होती हैं और उनमें से यहाँ पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वहाँ से जो है ये क्वेश्चन उठाया गया है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको थोड़ा भी रिएक्शंस की नॉलेज है, रिएक्शन क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। मुझे पता है जिंक को Zn लिखते हैं, सिंबलाइज कर लेंगे प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा इधर ये रिएक्टेंट है, उधर प्रोडक्ट होते हैं, तो इस रिएक्शन के बाद क्या बनेगा देखिएगा। मुझे दिख रहा है यहाँ पर मैं जो है आयनिक रिएक्शन नहीं है, आयनिक जो है कंपाउंड बनेगा यहाँ से। तो ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। मुझे पता है जिंक जो है, सॉरी जो सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक जो है इस सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से हटकर ये जो है इसके पास चला जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। अगर आपको ज़्यादा रिएक्शंस की नॉलेज नहीं है तो आप केवल आयनिक रिएक्शन को ऐसे कर सकते हो कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ जाएगा। तो जिंक जो है सल्फर के साथ मिलकर जो है क्या बनाएगा, जिंक सल्फाइड बनाएगा, जिंक सल्फाइड बनाएगा और प्लस में किसको रिलीज कर देगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है आपकी बाहर निकल जाएगी। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट जो है डिस्प्लेस हुआ है। इसको सिंपल शब्दों में समझे तो जैसे ये है ए को प्लस में, ए को रिएक्शन करवाता हूँ मैं बी और सी से, बी सी से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए जो है सी को रिप्लेस कर देगा और ए बी के साथ आ जाएगा और प्लस सी जो है वो बाहर आ जाएगा। ये जो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट। एक होती है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ए प्लस बी दो मिलकर ए बी बनाते हैं। और यहाँ पर जो डीकम्पोजिशन होती है इसमें ए बी जो होती है इसको जब मैं हीट देता हूँ तो ए प्लस बी बनता है आपका। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताई दी। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो चीज डिस्प्लेस होती है, जैसे कि एक कंपाउंड ए बी है, दूसरा जो है सी डी है। यहाँ ए जो है सी को डिस्प्लेस कर देगा, बी डी को कर देगा, तो यहाँ पर ए सी और बी और डी ये जो है आपका कंपाउंड बन जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर थोड़ा भी आपको नॉलेज है ना, अगर ये क्वेश्चन आता होगा, थोड़ा भी अगर आपको ये पता होगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे बनती है, आप इजीली इसको कर पाओगे कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा।
प्रोडक्ट इसने दे रखा है जिंक सल्फेट यहाँ पर बना हुआ है, कहाँ है, ये रहा, ये जो है आपका प्रोडक्ट बना है। आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रोडक्ट क्या बना है, जिंक सल्फेट प्लस में H2। हाइड्रोजन के कितने आयन हैं, 2 आयन है। बैलेंस को रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, लेकिन यहाँ पर कोई बैलेंसिंग का फंडामेंटल पूछा नहीं गया है, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 पॉलिटेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल रेगुलेशन। देखिएगा सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल रेगुलेशन क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, सबसे पहले तो वो बताता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंस यही है। क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया, देखिएगा हम जो है इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल से पहले मैं आपको एक मॉन्ट्रियल समझौता बता देता हूँ। मॉन्ट्रियल समझौता बता देता हूँ, मॉन्ट्रियल बता देता हूँ। मॉन्ट्रियल शहर था, उसके अंदर 16 सितंबर 1987 को एक समझौता हुआ कि जो गैसें ओजोन को खत्म कर रही हैं, जो गैसें ओजोन को खत्म कर रही हैं, मेनली ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उन गैसेज को कंट्रोल करना है, उन गैसों को ज़्यादा नहीं इमिट होने देना है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा गैसें हुई तो ओजोन गैस को ओजोन जो लेयर है हमारी उसको ख़त्म कर देंगे। यानी कि ये जो प्रोटोकॉल था ये ओजोन के संरक्षण से था, ओजोन के संरक्षण से था, या फिर मैं कहूँ ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोकना था, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोकना था। लेकिन मेनली इसके ऊपर जो जोर दिया गया था वो किसके ऊपर दिया गया था, वो मेनली ओजोन के ऊपर जो है जोर जो है वो दिया गया था। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था ओजोन का संरक्षण करने के लिए। लगभग 192 देशों ने साइन किया था कि ठीक है भाई, हम वैश्विक स्तर पर, विश्व लेवल पर सभी मिलकर जो है पर्यावरण को बचाएंगे, ओजोन को बचाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1997 के अंदर एक समझौता हुआ जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल था। इसके अंदर क्या किया, फिर दोबारा देश जो है इकट्ठे हुए कि बोले भाई हमने जो मॉन्ट्रियल समझौता किया था उससे बात नहीं बन रही है, आप लोग जो है अच्छे से इस चीज़ को नहीं ले रहे हो, सीरियस नहीं ले रहे हो, इसकी सीरियसनेस को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये ग्रीन हाउस गैस बढ़ी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये जो आपका प्रोटोकॉल था ये स्पेशली ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड था, यानी कि ये केवल व केवल किससे रिलेटेड था, ग्रीन हाउस जो गैसेज जो है हाउस गैसेज के इमिशन से था। कि बोला कि ये जो गैस है, मेनली इसने ग्रीन हाउस गैस कितनी ली थी, 6 जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस ली थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। 6 ग्रीन हाउस गैसों को लेकर बताया गया था कि इन ग्रीन हाउस गैसों को हर देश अपने अपने देश में कानून व्यवस्था बनाएगा और इन सभी गैसों को मतलब आप ये कह सकते हो स्ट्रिक्टली मना करेगा कि ये गैस, इन गैसों का इमिशन जो है कम से कम होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए। उन गैसों में कौन कौन थी, CFC थी आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली थी, SF6 थी, ठीक है, और जो है आपका जो है परक्लोरोकार्बन था, परक्लोरोकार्बन थी, CO2 थी, मीथेन थी, CH4 थी। तो मेनली जो है आपकी ये जो है गैसें थी किसके अंदर जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, HFC भी थी, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन भी थी। तो ये 6 जो है ग्रीन हाउस गैसें थी, इनको कह दिया था कि गवर्नमेंट ने, मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल में समझौता हुआ था कि सभी देश जो हैं इनको बिल्कुल बंद कर देंगे, इनको बैन कर देंगे, जितना हो सकता है उतना कम करेंगे। तो ये जो समझौता था मेनली ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड था। मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन से रिलेटेड था, लेकिन ओजोन को खत्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों को इसमें भी लिया गया था। लेकिन मॉन्ट्रियल समझौता इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कितनी गैसों से रिलेटेड था, 6 गैसों से रिलेटेड था। कब हुआ था, 1997 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन होगा, भी आपका परफ्लोरोकार्बन जो है इसको जो है लिया गया था। एक बात याद रखिएगा, क्लोरीन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एक टॉक्सिक गैस है, ये एक टॉक्सिक गैस है, ये भी एक टॉक्सिक गैस है, ये भी एक टॉक्सिक गैस है। ये सारी की सारी जहरीली गैस है, ये सारी की सारी जहरीली गैस है। इधर ज्यादा जहरीली से मतलब नहीं है, आप कहीं ये सोचो कि जहरीली गैस से मतलब नहीं है। ये वो गैस है जो ओजोन यानी कि O3 को खत्म कर रही है, O3 यानी कि ओजोन को खत्म कर रही है, ये वो गैस है, जहरीली से कोई भी संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आपको मॉन्ट्रियल, क्योटो, इन प्रोटोकॉल्स के बारे में जरूर नॉलेज होनी चाहिए। ये आपके इन्वायरमेंट के लिए, EVS के लिए भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय पासिंग स्टीम over red hot iron is presented in the form of balanced chemical equation, then the number of water molecule on the left hand side is equation R। तो इसने क्वेश्चन पूछा है लाल गर्म लोहे को भाप में प्रभावित करने पर, मतलब इसने जो क्वेश्चन पूछा है रस्टिंग ऑफ आयरन से जो है क्वेश्चन पूछा है।
इसने कहा है कि जब आप Fe को किसके साथ रिएक्ट करवाते हो, H2O के साथ रिएक्ट करवाते हो, यानी कि जब आप आयरन को किसके साथ रिएक्ट करवाते हो, भाप या स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो उस टाइम पर आपका फेरस ऑक्साइड बनता है, Fe3O4 बनता है। तो इसके अंदर इसने कहा है कि रिएक्शन केमिकल इक्वेशन बैलेंस में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे। ये देखिएगा, आपका राइट हैंड साइड होता है जहां पर प्रोडक्ट होते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है जहां पर रिएक्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना है तो मुझे पता है यहाँ पर Fe3 है, तो यहाँ पर मुझे 3 करना पड़ेगा। मैं कलर दूसरा ले देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया है। इधर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ Fe3 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पर, यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ेगा, जब जाके ऑफ जो है 4 हो पाएगा। ये आपका फेरस ऑक्साइड जो है, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड होता है ये, जिसको हम जंग लगा लोहा रस्टेड आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टेड आयरन बोलते हैं, जिसको हम रस्टेड आयरन बोलते हैं। तो जब हम रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, इस रिएक्शन को ऐसे बैलेंस किया जाएगा। तो यहाँ पर H2 कितने बच गए, जो है 8 जो है H2 को बाहर, H2 यानी कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। 8 हाइड्रोजन को जो है क्या कर देंगे, 8 हाइड्रोजन को जो है क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसने क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे भी, 4 जो होंगे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी, 4 होगा। ठीक है भी, ये रस्टेड ऑफ आयरन है, इट इज रस्टेड ऑफ आयरन। रस्टेड ऑफ आयरन से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, लोहे को जंग लगने से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। नोट कर लीजिएगा, यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस में रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रस्टेड ऑफ आयरन जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। रस्टेड ऑफ आयरन के लिए क्या क्या चाहिए, लोहा और पानी चाहिए। क्या चाहिए, लोहा और पानी चाहिए। तीसरा, रस्टेड आयरन का फार्मूला क्या है, तो रस्टेड आयरन का फार्मूला जो है फेरस ऑक्साइड है, Fe3O4 है। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है, आफ्टर द रस्ट ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगने के बाद उसके वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जंग लगने के बाद रस्टेड आयरन का वेट जो है, रस्टेड यानी कि जंग लगे लोहे का रस्टेड आयरन वेट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि लोहे को जंग लग रहा है तो वो कम हो रहा है, नहीं भी। जब लोहे को जंग लगेगा तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल के अमाउंट जो हो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब जो जंग लगा लोहा होगा उसका वेट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, रस्टेड आयरन वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 478 का आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मैनी पोल्यूटेंट आर इंक्लूडेड टू मेजर द एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखिएगा, हमारी जो हवा है, हम कहते हैं कि प्रदूषण हो गया, यहाँ पर इतना प्रदूषण, दिल्ली में इतना प्रदूषण, दिल्ली की AQI इतनी है, गुड़गांव की AQI इतनी है, चेन्नई की इतनी है। आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे। क्या है ये AQI, कैसे हम बताते हैं कि इस शहर का जो पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है। यानी कि पोल्यूशन को बताने के लिए हम क्या चेक करते हैं, AQI चेक करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं। और AQI किस आधार पर चेक करते हैं, हम एयर में मौजूद 8 गैस के परसेंटेज के आधार पर हम किसको मेजर करते हैं, AQI को मेजर करते हैं। अब वो 8 गैस कौन सी हैं, मेनली वो ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हम बात कर रहे थे, लगभग वो ही होती हैं। CFC है, CO2 है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाएगी, ठीक है, मीथेन भी होगी, और आपकी जो है SF6 भी होगी। तो ये जो है 8 मेन जो गैस होती हैं जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बनती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो पोल्यूटेंट होती हैं। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि हवा में कितने पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, कितनी ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो पोल्यूशन करती हैं या फिर AQI निर्धारित करती हैं, तो वो कितनी होती हैं, 8 गैसें होती हैं। कितनी होती हैं, 8 गैसें होती हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज AQI,
इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या करता है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स? इंडिया के अंदर पोल्यूशन को बताता है कि किस शहर में कितना पोल्यूशन है। किस आधार पर बताता है? इन 8 गैसों की परसेंटेज के आधार पर जो है AQI मेजर किया जाता है। तो ये जो होगा इसका पोल्यूटेंट आर इंक्लूडेड टू मेजर द एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोपाज इंपॉर्टेंट है भाई। टोपाज हम कर चुके हैं, और के अंदर कर चुके हैं। जब हम और कर रहे थे तो टोपाज के बारे में किया था। टोपाज इज अ डैश ऑफ फ्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के सिलिकेट हैं टोपाज। टोपाज क्या कहलाते हैं? टोपाज मेनली आप कहोगे क्या कहते हैं टोपाज को? वो कहते हैं ना, मोती वोती देखे होंगे आपने, सेम वैसे ही होते हैं। हिंदी में इसको पुखराज बोलते हैं। तो पुखराज जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो सिलिकेट होते हैं। अब आप देखो जितने भी मोती होंगे वो मेनली सिलिकेट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सिलिका क्या है? SiO2। सिलिकेट क्या है? सिलिकेट क्या है? सिलिका प्लस में ऑक्सीजन। अब यहाँ पर मिट्टी में सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं, और इसी की वजह से जितने भी आपके मोती बनते हैं वो सिलिकेट की वजह से बनते हैं। तो आपके टोपाज जो है वो सिलिकेट हैं। क्या है? सिलिकेट हैं। किस किस के सिलिकेट हैं? आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। टोपाज फ्लोरीन एंड एल्यूमिन के जो है, एल्यूमिनियम के, सॉरी, फ्लोरीन एंड एल्यूमिनियम के जो हैं क्या हैं भी? टोपाज हैं। पुखराज जो है क्या है? आपको पता चल गया होगा, दीज आर सिलिकेट्स। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो तापमान, वो टेम्परेचर जहां पर कोई चीज लिक्विड से किस स्टेट में चली जाए? गैस में चली जाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग। जैसे वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? बॉयल हो जाता है। ठीक है, एट द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमेशा जितना भी हम बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं वो स्टैंडर्ड जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही मेजर करते हैं, और जो है सी लेवल पर मेजर करते हैं, एट सी लेवल, एंड 45 जो है लेटीट्यूड ऑफ वाटर। ये भी बिल्कुल ठीक है, ऑन द सेल्सियस स्केल। तो ये जितना भी हम मेजर करते हैं ना, जिस भी किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट जो मेजर करते हैं, हम इसी प्रेशर पर मेजर करते हैं, इसी लेटीट्यूड पर मेजर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसने कुछ नहीं पूछा, ये बस लाइन बढ़ाने की बातें थी। इसने केवल इतना पूछा है कि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। खेल खत्म। वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है, ये ही इसने क्वेश्चन पूछा है। तो वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, हमेशा किसी भी चीज़ का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब्सटेंस, ये लिख दिया मैंने वाटर। वाटर का यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूँ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। देखिएगा सभी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको याद नहीं करना है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स की आपको बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट याद कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे वाटर का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद वाटर के बाद एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो होता है वो मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी जिसको हम Hg यानी कि पारा कहते हैं। पारा जो होता है उसका आपका फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पूछा जाता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। उसके बाद मरकरी के बाद एक अल्कोहल को भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है उसका फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है -114 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अल्कोहल के बाद अगर मैं बात करूं आयरन की, किसकी? लोहे की, आयरन की। तो आयरन जो होता है, आयरन का जो फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका 2862 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एन एवरेज, यहाँ पर अगर आप नियर बाई भी अगर वैल्यूज याद रखते हो तो आपका काम जो है चल जाएगा। ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज सेम, एंड सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, हमेशा सेम रहेंगे। बट 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 बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज डिफरेंट, ऑलवेज डिफरेंट। यह हमेशा डिफरेंट रहेगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 के 4 जो आपके सब्सटेंस मैंने बताए हैं इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्लभ विद्युत अपघटन है, यानी कि कौन सा जो है दुर्लभ है। देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो वीक एसिड होगा, आप ये मान सकते हो वीक एसिड होगा, वीक एसिड भी कह देते हैं इसको। वीक एसिड कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो यहाँ पर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन है भाई, इथेनोइक एसिड है। क्या भी, इथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। CH3 COOH, ये जो है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद रखिएगा वीक एसिड भी इथेनोइक एसिड है और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी जो है आपका क्या है, वो भी आपका इथेनोइक एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में आपका जो है HCl H2SO4 आ जाएगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केमिकल कॉल्ड डैश लिंक टू फॉर्म प्रोटीन। तो उन केमिकल्स को क्या कहते हैं जो प्रोटीन का की फॉर्मेशन करते हैं। चलिएगा सबसे पहले तो मैं प्रोटीन के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का पॉलीमर है, अमीनो एसिड्स पॉलीमर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है वो लगभग 20 अमीनो एसिड से बना होता है। 20 अमीनो एसिड से जो है प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना होता है। हालांकि 21वां भी अमीनो एसिड डिस्कवर हो चुका है, 22वां भी अमीनो एसिड डिस्कवर हो चुका है, लेकिन आपको अभी के लिए 20 अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, ये क्वेश्चन करना है अगर हाल फिलहाल में एग्जाम में क्वेश्चन आए। लेकिन आने वाले टाइम में आपसे अगर 22 ऑप्शन में दे दे तो 22 आपको आंसर करना है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ होती है। क्वेश्चन आता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का निर्माण कितने अमीनो एसिड से होता है, तो आप आंसर करोगे सर जी 20। ऑप्शन ए दे दे मान के चलो आपको 20, ऑप्शन बी दे दे 22। हालांकि कभी भी 22 एग्जामिनर नहीं देता है अब, लेकिन अब क्या है 21वां और 22वां 2 अमीनो एसिड और डिस्कवर हो चुके हैं। तो इसलिए याद रखिएगा अगर ये दोनों ऑप्शन दे देता है तो आपको क्या करना है 22 देना करना है, लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं देता है, 20 ही आंसर जो है इसका माना जाता है। तो इसका याद रखिएगा अमीनो एसिड्स जो हैं वो कितने होते हैं, वो 22 होते हैं, लेकिन 22 ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या करना है 20 करना है। एक बात याद और रखिएगा, प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी कितने होते हैं, 22 टाइप के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी जो है प्रोटीन की टाइप भी जो है वो कितनी होती हैं, ये भी आपकी 22 ही होती हैं। 10 आपकी बॉडी खुद बनाती है, 12 हम जो है बाहर से किसी भी फूड के थ्रू लेते हैं। इधर मैं बात करूं, इधर आ जाइएगा, अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है कौन भी, प्रोटीन। करता क्या है, सबसे पहले तो एनर्जी देने का काम करता है, एनर्जी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4.3 कैलोरी जो है एनर्जी देता है, और आप ये कह सकते हो इट इज़ बेस्ट एनर्जी। इसको हम बेस्ट एनर्जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम फैट को और कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देते हैं, बट फैट और कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से मोटापा या हार्ट डिजीज बहुत सी इफेक्ट जो है बॉडी के अंदर पड़ते हैं। बट प्रोटीन जो है वो सबसे अच्छी एनर्जी इसलिए मानी गई है क्योंकि ये एनर्जी देने के साथ साथ इसको हम बॉडी बिल्डिंग फैक्टर भी बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में जो बॉडी की फॉर्मेशन करने में सहायता कौन करता है, प्रोटीन करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, देख लीजिएगा। प्रोटीन जो है सेल्स फॉर्म करता है, फॉर्मेशन करता है, सेल्स की फॉर्मेशन करता है, या फिर आप कह सकते हो रिकवरी ऑफ मसल करता है, अब सिंपल सी बात है, अगर मांसपेशियों की रिकवरी होती है, सेल बनती है, तो आपकी बॉडी को बिल्ड करने में कौन सहायता करेगा, ये जो है आपका प्रोटीन जो है सहायता करेगा। याद रखिएगा प्रोटीन के बारे में इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा, वैसे तो कहते हैं कि नॉन वेज में प्रोटीन ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं भी, वेज में ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन वेज का प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है जल्दी, मोड ऑफ एक्शन उसका बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इसलिए हम जो है नॉन वेज की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपके सोयाबीन में है। 42% जो है आपका सोयाबीन के अंदर जो है प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन 42% आप खाओगे कैसे, अब 100 ग्राम में 42 ग्राम जो है आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन 100 ग्राम सोयाबीन खाई तो नहीं जाएंगी भाई। लेकिन सेम नॉनवेज को जब आप देखोगे तो उसका आप ये कह सकते हो उसको हम जल्दी मतलब इंटेक कर सकते हैं। अब एग है, एग में 6 ग्राम पाया जाता है, 6 ग्राम।
अब एक एग हम इजीली खा सकते हैं, इजीली 10 एग जो है एथलीट वगैरह खा लेते हैं, यानी कि नॉन वेज का कंजप्शन जो है वो हम इजीली कर सकते हैं, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। अमीनो एसिड इज द राइट आंसर, अमीनो एसिड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, तो इनमें से कौन सा जो है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है। अब आप देखिएगा यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रक्चर से, किससे क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रक्चर से। अब स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है आपको स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब इतना तो हम नहीं करवा सकते कि एक क्लास में इसका पूरा का पूरा भी सभी जितने भी कंपाउंड बनते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे निकालने हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं जैसे कि सेसल में आ गया था, तो ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना यही रहती है कि आने वाले एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप कहीं से कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर करवाऊँ इतना करवा नहीं सकता। मैं वैसे बता देता हूँ, पोटासियम नाइट्रेट जो होता है उसका ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल से स्ट्रक्चर होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, रोम्बिक होता है। और जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड जो है, कैडमियम सल्फाइड, इनका जो दोनों का ही हेक्सागोनल होगा, दोनों का ही हेक्सागोनल होगा, दोनों का ही हेक्सागोनल होगा। और इधर आपका जो बचता है कैल्शियम सल्फेट, इसका जो स्ट्रक्चर होगा टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। तो इसको आपको डी जो है आप डायरेक्ट ही याद रखोगे तो दी बेस्ट रहेगा, आई होप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा जो है 11th क्लास की या 12th क्लास की पूरी एनसीईआरटी पढ़ देनी है, ऐसा नहीं करना है। एक स्मार्ट स्टडी के साथ जो है आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डज मोनोसैकेराइड बिलोंग्स, तो मोनोसैकेराइड किससे बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ व्हाट इज सैकेराइड। सैकेराइड का मतलब क्या होता है, मोनो को हटा दो एक मिनट के लिए, सैकेराइड क्या होती है। सैकेराइड को जब हम देखेंगे तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है शुगर। सैकेराइड को हम क्या कहते हैं, शुगर। एंड व्हाट इज शुगर, किसी भी चीज में मीठे की वैल्यू शुगर कहलाती है। और शुगर क्या होता है, शुगर होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, शुगर को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन प्लस हाइड्रेट, कार्बन प्लस हाइड्रेट, कार्बन प्लस हाइड्रेट, यानी कि C+H2O, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इस रेशियो से मिलकर बना हुआ कंपाउंड जो है क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, शुगर कहलाता है, सैकेराइड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के लिए ग्लूकोज को ही ले लेते हैं क्योंकि आपको पता होगा ग्लूकोज के बारे में, इसलिए मैं ग्लूकोज को ही ले लेता हूँ। C6H12O6, ये देखिएगा ये आपका जो स्ट्रक्चर जो बनता है ये 1:2:1 ही बनता है, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हैं क्या, मैंने आपको बता दी हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं, इनको हम शुगर कहते हैं। मेनली करते क्या है, मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी में एनर्जी देने का काम जो है इन्हीं का होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.3 कैलोरी एनर्जी देते हैं, जितनी प्रोटीन देता है उतनी ही ये देते हैं। लेकिन प्रोटीन को हम इतना ज़्यादा इंटेक नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम खाते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। हम आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, केला खाते हैं, कुछ भी, ये ज़्यादातर मेनली जितने भी हम फूड कंज्यूम करते हैं वो सभी के सभी फूड जो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट ही हैं। मेनली हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन कहे कि हम सर्वाइव किस एनर्जी से रहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी से ही हम सर्वाइव करते हैं। प्रोटीन सबको मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में मेनली किसी भी देश की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो फूड प्रोडक्ट हैं उनमें प्रोटीन की कमी ही रहती है। ज़्यादातर जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज ये मैंने आपको बता दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मतलब सैकेराइड के आधार पर। सैकेराइड कुछ मोनो है मतलब सिंपल है, कुछ डाई है, कुछ पोली है, यानी कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस टाइप से जो है आपके क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा पहले बचपन में ये क्वेश्चन आता था, बचपन का मतलब आदम जमाने में, कि जिसके लास्ट में ओज लगा हुआ मिले वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आपको याद रखना है। तो सैकेराइड जो है आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लिपिड क्या होते हैं, लिपिड आपके फैट होते हैं। लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल ये दोनों के दोनों फैट होते हैं। क्या होते हैं, फैट होते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा अब अगर
क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि मोनोसैकेराइड में कौन कौन आता है, डाइसैकेराइड में कौन कौन आता है। यहाँ पर मैं केवल मोनोसैकेराइड में बताऊंगा आपको, क्योंकि इतना नहीं है कि हम सारा ही करने लग जाएं। मोनोसैकेराइड में कौन कौन आता है, एक आता है आपका ग्लूकोज, एक आता है आपका फ्रक्टोज, एक आता है आपका हेक्सट्रोज। ये मोनोसैकेराइड में आते हैं और मोनोसैकेराइड के सभी का फार्मूला जो है यही रहेगा, C6H12O6। जितने भी मोनोसैकेराइड हैं सभी का फार्मूला सेम रहेगा, यानी कि फ्रक्टोज का भी यही रहेगा, हेक्सट्रोज का भी यही रहेगा और ग्लूकोज का भी यही रहेगा। डाइसैकेराइड में मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पर डाइसैकेराइड जो होते हैं, डाइसैकेराइड जो होते हैं, सैकेराइड जो होते हैं, उनमें कौन कौन आते हैं। तो डाइसैकेराइड में आपका लैक्टोज, माल्टोज और आपका सुक्रोज। ये जो हैं आपके सुक्रोज, ये आपके डाइसैकेराइड में आते हैं। पॉलीसैकेराइड में कौन आता है, पॉलीसैकेराइड भी बता ही देता हूँ, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके अंदर आपका सेलुलोज, काइटिन और स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, पॉलीसैकेराइड में आते हैं। तो आपसे पूछ सकता है पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं, मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयरन नेल्स बिकम डैश आफ्टर बीइंग डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिएगा जब आयरन को, यानी कि मैं 2 मिनट के लिए बिना रिएक्शन बैलेंस किए बता देता हूँ, Fe को कॉपर सल्फेट में CuSO4 के अंदर डाल दिया जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, कॉपर से, यानी कि कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा। आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस कौन करता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव ये होता है। तो यहाँ पर ये FeSO4 हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा और प्लस में कॉपर जो है वो बाहर चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसने यही क्वेश्चन पूछा है कि जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिसोल्व करते हैं तो ये क्या बना देती है, तो ये आयरन सल्फेट बना देगी। और आयरन सल्फेट का जो कलर जो होगा वो क्या होगा, ब्राउनी कलर होगा, ब्राउनिश कलर होगा। कैसा कलर होगा, ब्राउनिश कलर होगा, भूरा कलर होगा। इसका जो कलर होगा वो ब्राउनिश होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद कलर चेंज होगा और चेंज होने के बाद ब्राउनिश हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, आयरन जब रस्ट लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद भी जो कलर जो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन को जंग लगने के बाद भी जो कलर होता है वो कैसा आ जाता है, आयरन पर ब्राउनिश ही कलर आता है। ये भी बात आप याद रखिएगा, ब्राउन कलर ही हो जाता है आयरन का। ठीक है, तो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीक ओरिजिन वर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिएगा आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं आज के टाइम पर, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ग्रीक वर्ड में इसको इलेक्ट्रॉन बोलते थे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाते हैं एटम के अंदर। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है किसने की थी, जे थॉमसन नाम के व्यक्ति ने, जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। एक मॉडल दिया था जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल के सहारे जो है किसकी डिस्कवरी की गई थी, आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की। जैसे तरबूज में बीज बिखरे हुए होते हैं, सेम वैसे ही किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। ये बात कही थी जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बात की है कि इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। अब अधिकतर स्टूडेंट क्या करेंगे, नेगेटिव को जो है आंसर कर देंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। वास्तव में इलेक्ट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है और इसका जो मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है एम्बर। क्या होता है, एम्बर। एंड व्हाट इज एम्बर, एम्बर क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिएगा जो ग्रीन ट्री होते हैं, हरे पेड़ होते हैं, उनके अंदर से एक प्रोडक्ट निकाला जाता है जिसको हम बोलते हैं एम्बर, जिससे हम आर्टिफिशियल प्लास्टिक बनाते हैं, नेचुरल प्लास्टिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नेचुरल प्लास्टिक बनाते हैं।
ठीक है, बनाते हैं। किस में से निकलता है? ग्रीन ट्रीज में से निकलता है, ग्रीन ट्रीज के अंदर से निकलता है, हरे पेड़ों में से निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्बर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो एम्बर होगा, ना कि आपका नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि 90% स्टूडेंट जो हैं इस क्वेश्चन को जब पहली बार देखेंगे तो यही आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या कर दे? नेगेटिव कर दे, बट इसका आंसर जो है वो क्या होता है? एम्बर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Dash solids are formed by the three-dimensional arrangement of cation and anion. Cation and anion यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायन और एनायंस, बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो है बंधी हुई होती हैं। ये क्वेश्चन जो है इससे आपसे पूछा गया है। तो सॉलिड आर फॉर्म्ड बाय थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। देखिएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड को मैं सिखा चुका हूँ। एक होते हैं आयनिक, एक क्या होते हैं? आयनिक। आयनिक में क्या होता है? जहाँ पर पॉजिटिव किसके साथ रिएक्शन करता है? नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। या फिर आप देखा होगा आपने, जैसे सोडियम है Na पॉजिटिव है, प्लस में Cl नेगेटिव है, रिएक्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। इन कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, या फिर इनको बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। एक होती है म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, जिसको हम कोवलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर एनायन और कैटायन की ही बात की गई है। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाती हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। इसके लिए मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोवलेंट को भी सिखाया था, कोवलेंट को भी सिखाया था और आयनिक को भी सिखाया था कि कोवलेंट मेनली मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रिएक्ट करेगा तो आयनिक बनेंगे, और कोवलेंट जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। मेनली 99% ये चीज़ काम आ जाएगी इन कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन गैल्वेनिक सेल जो होता है आपका, गैल्वेनिक सेल में द हाफ सेल ऑफ which oxidation take place is called dash and it has negative potential with respect to solution। सबसे पहले तो इसमें देखिएगा नेगेटिव पोटेंशियल बात की गई है। देखिएगा दो दो हिंट जब दे देता ना, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, TCS जो है एग्जाम जो लेती है उसका एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिंट जरूर देती है, और हिंट इसने क्या दे रखी है? नेगेटिव। और हमें पता है नेगेटिव जो होते हैं वो एनोड होते हैं, नेगेटिव जो होते हैं एनोड होते हैं। वैसे ही मैं आपको बता देता हूं कि गैल्वेनिक जो सेल होता है आपका, उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज एनोड होते हैं, नेगेटिव चार्ज मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये पॉजिटिव होते हैं, कैथोड पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, इसके ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, आगे भी काम आ जाएगा। और इसके ऊपर जो है आपका कैटायन के ऊपर जो है आपका रिडक्शन होता है। तो इसने क्वेश्चन यही पूछा है, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, रिडक्शन किस पे होता है? तो कैटायन पर जो है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन जो है वो किसके ऊपर होता है? वो एनोड के ऊपर होता है। हिंदी देख लीजिएगा, एक गैल्वेनिक सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे डैश कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण किस में होता है? भी आपके एनोड के अंदर होता है। ये मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। आगे भविष्य में अगर कभी रिडक्शन से क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच प्रोसेस इज द प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग अप्लाइड ऑन आयरन टू प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग? दो क्वेश्चन आगे। आयरन को रस्ट से बचाने के लिए हम किसकी परत चढ़ाते हैं? तो जिंक की परत चढ़ाते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कोई भी आयरन की रोड है, मान के चलो ये आयरन की रोड है, और आयरन की रोड के ऊपर मैंने क्या कर दिया? जिंक की परत चढ़ा दी है। ये जिंक चढ़ा दिया इसको, ताकि ये क्या हो जाए? ये जंग से बच जाए। इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं बोलता हूँ गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलता हूँ? गैल्वेनाइजेशन। ये हम कर चुके हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन क्या है? तो इट इज गैल्वेनाइजेशन, इट इज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद एनिलिंग क्या है? एल्यूमिनियम की परत चढ़ाना। क्या है? एल्यूमिनियम की परत चढ़ाना। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एल्यूमिनियम की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एनिलिंग कहलाता है। वेल्डिंग क्या है? किसी भी मेटल को जोड़ना या तोड़ना। ठीक है, दोनों वेल्डिंग में ही आते हैं। मेनली हम कहते हैं कि मेटल को जोड़ना वेल्डिंग कहलाता है। मेटल को जोड़ना नहीं, मेटल को तोड़ना भी वेल्डिंग कहलाता है। मेल्टिंग का मतलब होता है मेटल को गलाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। वैसे मैंने आपको बता दिया, जिंक की परत चढ़ानी है तो गैल्वेनाइजेशन, एल्यूमिनियम की परत चढ़ानी है तो आपको आंसर करना है एनिलिंग। ठीक है, तो क्वेश्चंस अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डैश इज द इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड इन पेपर स्प्रे? जो पेपर स्प्रे होती है
मेनली उसके अंदर जो है मिर्च होती है, ठीक है, में ज्वाला आती है, तो जो जो मतलब ज्वलन होती है, जलन होती है, पेपर स्प्रे मेनली लड़कियां रखती हैं सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो जब कोई भी अनहोनी होती है या फिर कुछ भी होता है तो वो पेपर स्प्रे का यूज करते हैं। तो पेपर स्प्रे में क्या होती है, पेपर स्प्रे में मेनली जो है वो मिर्च होती है, ठीक है, मेनली जो है आपकी, और उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैप्सेसिन। क्या बोलते हैं, कैप्सेसिन। कैप्सेसिन सुना ना, कैप्सेसिन डाल दो, कैप्सेसिन, ठीक है। तो कैप्सेसिन इज द राइट आंसर। देखिएगा जिंगेरोल नहीं होगा, ठीक है, वैसे ऑप्शन नेगलेक्ट से नहीं होगा, डायरेक्ट ही आपको एज ए फैक्ट ही याद करना पड़ेगा कि पेपर स्प्रे में कौन सा कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कैप्सेसिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। एनपीके किसको कहते हैं, एनपीके किसको कहते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और आपका पोटासियम। पोटासियम, पोटासियम का के है, फॉस्फोरस का पी है और नाइट्रोजन का एन है, इससे बनता है एनपीके। तो एनपीके क्या है, देखिएगा किसी भी, जैसे हमारे लिए एसेंशियल क्या चीज है, मनुष्य किससे जीतता है, हम जीतते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह खाना पड़ता है हमें, एसेंशियल हमारे लिए, ये न्यूट्रिएंट है, मेन न्यूट्रिएंट इनको कहते हैं। ऐसे ही प्लांट के लिए भी जमीन से न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, और ये जो है प्लांट के लिए मेन न्यूट्रिएंट है। प्लांट के, ये जो है प्लांट मेन न्यूट्रिएंट है, प्लांट मेन मुख्य न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट है, यानी कि मुख्य जो किसी भी पौधे का जो मुख्य पोषण जो है वो आपका क्या है, वो आपके एनपीके है। और प्लांट का पोषण का मतलब क्या है, प्लांट का पोषण का मतलब ये है उसकी फर्टिलाइजेशन बढ़ना, उसकी क्या बढ़ना, फर्टिलाइजेशन, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करना, मतलब मिट्टी में उर्वरकता ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि प्लांट के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं। तो प्लांट के लिए जरूरी चीज़ें क्या हैं, दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपको याद रखना है प्लांट के लिए जरूरी कौन कौन है, एनपीके है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये फर्टिलाइजेशन का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, फर्टिलाइजेशन का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द कैटालिस्ट इन हाइड्रोजनरेशन रिएक्शन। देखिएगा सबसे पहले तो हाइड्रोजनरेशन रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड तो हाइड्रोजन हो और दूसरा कंपाउंड कोई और भी हो सकता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हाइड्रोजनरेशन रिएक्शन कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसमें एक कंपाउंड आपका, एक एलिमेंट हाइड्रोजन जरूर हो, एक कंपाउंड हाइड्रोजन का जरूर हो और दूसरा कोई और भी हो, उसको हम हाइड्रोजनरेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें उत्प्रेरक का काम कौन करता है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब इस रिएक्शन को फास्ट करने का काम कौन करता है। तो किसी भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में फास्ट करने का काम कौन कौन करते हैं, एक तो निकल करता है, निकल, एक प्लेटिनम पिट्टी करता है और एक आपका पैलाडियम करता है। ये तीन कंपाउंड जो है आपके किसी भी हाइड्रोजनरेशन रिएक्शन में कैटालिस्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, निकल नहीं है, प्लेटिनम नहीं है, लेकिन आपका राइट आंसर पैलेडियम है, क्योंकि पैलेडियम ऑप्शन में दे रखा है। तो किसी भी जो मतलब हाइड्रोजन जनरेशन रिएक्शन को करने में कौन कौन जरूरी है, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव द ग्रीन कलर ऑफ ग्लास। किसी भी ग्लास का ग्रीन कलर आपने देखा होगा, ग्लास का ग्रीन कलर होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एज फैक्ट ही आप याद रखिएगा, कांच से हरे रंग को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्योंकि जो चीज़ें फैक्ट के लिए अच्छी रहती हैं मैं उनको फैक्ट के लिए बता देता हूँ, समझाने के लिए अच्छी रहती हैं कि भविष्य में इससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं उसको थोड़ा मतलब जो है इलेबरेट करके आपको बता देता हूँ, लेकिन इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एज ए फैक्ट है, फैक्ट को फैक्ट की तरह ही याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट नोन ऑन द अर्थ। डेंसेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी होने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मजबूत भी यही होगा। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ही ये है कि सबसे ज्यादा हार्ड भी कौन होगा, यही होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है, यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन दे देता हूँ, एल्यूमिनियम को काट के यहाँ पर मैं प्लेटिनम को दे देता हूँ, पिट्टी को।
अब यहाँ पर गड़बड़ क्या बनती है, गड़बड़ ये बनती है कि हम ये सोचते हैं कि प्लेटिनम जो है ज़्यादा डेंस है, क्योंकि कई एग्जाम्स में प्लेटिनम को आंसर माना जाता है। वो प्लेटिनम को जब आंसर माना जाता है जब आपका ओस्मियम ऑप्शन में ना हो। मैं आपको बता देता हूँ, ओस्मियम नंबर 1 डेंस है, दूसरे नंबर पर डेंस प्लेटिनम है, और तीसरे नंबर पर डेंस जो है आपका टंगस्टन है। इसको आप याद रखिएगा, सबसे डेंस यही है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, तो आपको आंसर करना है टंगस्टन का, आंसर करना है टंगस्टन यानी कि डब्ल्यू का। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस इतना ही है कि आपको याद रखना है। कई दफ़ा एग्जाम्स में ऐसे फैक्ट्स जो हैं क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इतने ही थे भी। साइंस केमिस्ट्री जो हमारी कंप्लीट हो गई है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम बायोलॉजी के साथ, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को करेंगे और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।